नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। एक और विधेयक के पीछे हटी सरकार, प्रसारण विधेयक का मसौदा हुआ वापस। 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। पुरुषों को मिलनी चाहिए पैटर्निटी लीव, बोला कलकत्ता हाईकोर्ट। क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की होगी समीक्षा। केदारनाथ के लिए शुरू होने वाला है नया रास्ता। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। एक और विधेयक से पीछे हटी सरकार, सूत्र ने कहा प्रसारण विधेयक का मसौदा वापस। संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक के जेपीसी में भेजकर पीछे हटने का संकेत देने वाली सरकार ने अब प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 के ताजा मसौदे को वापस ले लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मामले से जुड़े कम से कम 5 लोगों ने बताया है कि उनको दी गई मसौदे की कॉपियों को वापस मांग लिया गया है। केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित प्रसारण सेवा विधेयक को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे ऑनलाइन माध्यमों को नियमित करने वाला बताया जा रहा था। विरोधी इस अधिनियम को वैकल्पिक मीडिया को गला घोंटने वाला करार दे रहे थे। इसी वजह से इस विधेयक के मसौदे में प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर विरोध किया जा रहा था। तमाम पत्रकार संघों और डिजिटल अधिकार संगठनों ने प्रस्तावित कानून के मसौदे को वापस लेने की मांग की थी। इन संगठनों का कहना है कि उस प्रस्तावित कानून का मकसद प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना है। प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, प्रेस पंजीकरण अधिनियम 2023 और आईटी संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों को मीडिया पर शिकंजा कसने वाला बताया जाता रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, डीपीजी पव, न्यूज़ फाउंडेशन, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, कोगिट मीडिया फाउंडेशन और मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ के प्रेस क्लब ने 28 मई को इस संबंध में बैठक बुलाकर प्रस्तावित कानूनों के खिलाफ विरोध जताया था। पत्रकार संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार के चारों प्रस्तावित कानून जनता के जानने के अधिकार पर सीधा हमला है। एक अधिकार ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे पूरी तरह से फिर से तैयार किया जाएगा या केवल कुछ विशेष खंडों को ताज़ा मसौदे से फिर से तैयार किया जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। भारत मंडपम में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। दिल्ली के लाल किले में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना के जवानों ने मॉक ड्रिल की, वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा, महिलाएं और आदिवासी सहित 4000 खास मेहमान शामिल होंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी सूची में स्पेशल गेस्ट को 11 कैटेगरी में बांटा गया है। सभी 14 अगस्त को दिल्ली पहुंच जाएंगे। इनके अलावा 18,000 ई निमंत्रण कार्ड भेजे गए हैं। 150 महिला सरपंचों को भी न्योता भेजा गया है। मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत 400 एनएसएस वॉलंटियर्स, माई भारत योजना के 100 लाभार्थी और पीएम श्री स्कूलों के स्टूडेंट भी शामिल होंगे। पुरुषों को मिलनी चाहिए पैटर्निटी लीव, बोला कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करें और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करें। राज्य सरकार को समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए इस पर 3 महीने में फैसला करना चाहिए। जस्टिस सिन्हा ने कहा, हमारा संविधान भी समानता की बात करता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को भी आगे आकर समानता की बात करनी चाहिए। केवल महिलाओं को ही बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। दोनों पेरेंट बराबर के जिम्मेदार हैं। पश्चिम बंगाल में अभी पुरुष कर्मचारियों को 30 और महिला कर्मचारियों को 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है। दरअसल एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने याचिका दायर की थी जिसमें उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी पत्नी का पूर्व में देहांत हो चुका है। इस पर टीचर ने कोर्ट से चाइल्ड केयर लीव देने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके अलावा कोई नहीं है। आपको बता दें कि 2016 में जारी किए गए राज्य सरकार के नियम के मुताबिक उन्हें सिर्फ
सिर्फ 30 दिन की लीव मिल सकती है, लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन काफ़ी नहीं होंगे। लेकिन इसी केस में महिलाओं को करीब 730 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। ऐसे में याचिकाकर्ता अबू रेहान को भी 730 दिन की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उन्हें पैटर्निटी लीव ना देना यह दर्शाता है कि सरकार के दोनों नियम असमानता और लिंग भेद को बढ़ाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि राज्य में महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ अभी पुरुषों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता की मांग पर विचार किया जा रहा है। क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी की होगी समीक्षा? जीएसटी काउंसलिंग में उठ सकता है यह मुद्दा। क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर से लगने वाली जीएसटी को हटाने की तैयारी है? हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर वसूले जाने वाली जीएसटी पर चर्चा के लिए 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसलिंग की बैठक बुलाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसलिंग की ये 54वीं बैठक होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री के साथ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर वसूली जाने वाली जीएसटी पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी काउंसलिंग का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। बीते हफ्ते खत्म हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों से लेकर संसद के बाहर बैनर पोस्टर लेकर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा था। इसके बाद वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री को सफाई भी देनी पड़ी। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि आने वाले जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। विपक्ष ही नहीं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के भुगतान पर से जीएसटी को हटाने की मांग की है। तो संसद की स्थायी समिति भी इसकी सिफारिश कर चुकी है। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों का सदन के भीतर हमले का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी लगता है उसमें 9% सीधे राज्यों के खाते में जाता है, और जो केंद्र के पास टैक्स आता है उसमें से भी 42% टैक्स डिवॉल्यूशन पूल में से राज्यों को जाता है। यानी 100 रुपये से 74 रुपये राज्यों के पास ही वसूले जाने वाले जीएसटी से में से जाता है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पर केवल केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है। केदारनाथ के लिए मिला एक नया रास्ता। कलीमठ से 25 किलोमीटर दूर चौमासी से होगा शुरू। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग गौरीकुंड से इतर नया रास्ता खोज लिया गया है। यह चौमासी गांव में है, जो गुप्त काशी से कालीमठ और यहां से 25 किलोमीटर आगे 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। चौमासी से केदारनाथ मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर है, जो सोनप्रयाग से मंदिर तक के 21 किलोमीटर लंबे मौजूदा रूट से 2 किलोमीटर कम है। दरअसल 31 जुलाई को केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले भीमवाली में बादल फटने के बाद 15,000 से ज्यादा लोग फंस गए थे। 7 दिन बाद जैसे तैसे सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस आपदा से सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मंदिर के वैकल्पिक रास्ते की खोज के लिए एक रेकी दल बीते शुक्रवार को चौमासी से रवाना किया था। अब यह दल लौट आया है। हालांकि इसने अपनी रिपोर्ट अभी शासन को नहीं दी है, लेकिन दल को लीड कर रहे एक्सपर्ट ने बताया कि चौमासी रूट पर भूस्खलन का खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पहाड़ी नाले नहीं है। नए रूट का बड़ा हिस्सा खास पहाड़ों पर घास के मैदानों से होकर गुजरता है। वर्तमान ट्रैक 10 से 12,000 फीट ऊपर है, जबकि नए रूट की ऊंचाई 6 से 9,000 फीट के बीच है। इस पर चढ़ाई कम है और वह वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। यहाँ किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवाएं सुचारू बनी रहेंगी। आपको बता दें कि 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, तब बचाव टीम चौमासी से ही केदारनाथ पहुंची थी। यहाँ 6 फीट चौड़ा ट्रैक मौजूद है, लेकिन इसे विकसित करना पड़ेगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।